इमरान खान साहब ने असम्बलियां तहलील करने का ऐलान करके एक तरह हुकूमत को बंद गली में धकेल दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली अब क्या होने जा रही है? ये पहले से एक बंद गली में थे। इनका मौक़िफ़ ये नहीं था कि हम आएँ और चोरी करें, डाके मारें, मुल्क को लूटें। इनकी जो चोरी के पैसे हैं वो ना पकड़े जाएं और नैब इनको ना पकड़े। जब से आए हैं और अब तक ये सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर इनका फोकस था। खान साहब की ट्वीट से मुझे लग रहा है कि अब उनका अगला निशाना जो है वो जरदारी और सिंध होंगे। खान साहब को हफ्ता 10 दिन से ज्यादा नहीं चाहिए होगा सिंध में आसिफ अली जरदारी को वहां से भगाने के लिए। सिंध बिल्कुल पीटीआई पूरा हो जाएगा। कोई एक दावा हकीकत साबित करने में शहबाज शरीफ बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। महंगाई, डॉलर, खाने पीने की अशिया की कीमतें, लॉ एंड ऑर्डर और गवर्नेंस की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। नाज़रीन इकराम, मुल्क में सियासत इस वक्त एक नया रुख इख्तियार कर चुकी है। आए रोज सियासत के नित नए रंग देखने को मिल रहे हैं। इमरान खान साहब की जानिब से इसी माह असम्बलियां तहलील करने के ऐलान के बाद हुकूमत में बौखलाहट के आसार नुमायां हैं। एक जानिब इमरान खान तो दूसरी जानिब मुआशी हालात हुकूमत के सामने सर उठाए खड़े हैं। डॉलर को 200 रुपए से नीचे लाने के दावेदार इसहाक डार इस वक्त कहीं नजर नहीं आ रहे। महंगाई है कि अवाम का जीना दो भर कर चुकी है। गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी को तरस गया है, लेकिन मजाल है कि किसी को जरा भी फिक्र हो। यकीनन इस मुमलकते खुदादाद में इस वक्त तो अवाम को सिर्फ एक ही सहारा, और वो है रब्बे कायनात की जात का, क्योंकि हुक्मरान तो मसरूफ है कुर्सी बचाने की जंग में। इसी सब पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले याद माजी। नाज़रीन इकराम, कुछ भी कहने से पहले आप जरा खुद सुनिए, क्योंकि आज का याद माजी मरियम नवाज के नाम है। कोई मरियम नवाज साहिबा को बताए कि पेट्रोल आज 138 नहीं 225 रुपए हो चुका है। बिजली आज 18 नहीं 50 रुपए से जायद फी यूनिट तक जा पहुंची है, और घी की कीमत 340 नहीं 540 से भी तजावुज कर चुकी है। काश मरियम नवाज शरीफ साहिबा आज भी आपकी जानिब से ऐसा ही कोई बयान आए, क्योंकि याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। इसी सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जुल्फी बुखारी साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो बुखारी साहब ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने इसी महीने यानी कि दिसंबर में असम्बलियां तहलील करने का ऐलान करके एक तरह हुकूमत को बंद गली में धकेल दिया है। ऑप्शंस इस हुकूमत के लिए महदूद होते जा रहे हैं। आगे कुआं है, पीछे खाई है। इस सब में बौखलाहट में वो बहुत सी बातें भी कर रहे हैं, बहुत से दावे भी कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली अब क्या होने जा रही है? देखिए मुख्तूम साहब, ये पहले से एक बंद गली में थे। मैं आज ज़्यादातर पीटीआई की क़यादत ने ट्वीट भी की है कि देखें, इनका, मैं पहले दिन से बाय द वे ये कह रहा था, इनका मौक़िफ़ इस दफ़ा और था। इनका मौक़िफ़ ये नहीं था कि हम आएँ और चोरी करें, डाके मारें, मुल्क को लूटें। इनका जो सोल पर्पस इस दफ़ा जो आने का था वो था कि नैब के अंदर अमेंडमेंट्स लेके आएँ कि मनी ट्रेल्स की ज़रूरत नहीं होती, आप प्रोवाइड ना करें। मरियम का केस बंद कर दिया, नवाज शरीफ का केस बंद कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ का अलहदा बंद, मतलब सारे इनके मिनिस्टर्स के जिनके केसेस खुले हुए थे। ये एक प्लान्ड स्ट्रेटजी थी कि कोई भी नहीं चाहता था कि वो 1 साल के लिए हुकूमत लें और बेड़ा गर्क कर दें पाकिस्तान का। लेकिन इसके पीछे जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो सिर्फ अपनी नैब की अमेंडमेंट्स के इनके जो चोरी के पैसे हैं वो ना पकड़े जाएं और नैब इनको ना पकड़ लें। और जब से आए हैं और अब तक ये सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर
इनका फोकस था। इसमें जो बदकिस्मती है कि इस प्रोसेस के अंदर इनने एक दफ़ा भी पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचा। इनने ना पाकिस्तान की मैशत, उसकी इकॉनमी, इन्फ्लेशन, जो महंगाई जिस हाल पे जा रही है, LCs बंद हैं, पोर्ट्स ब्लॉक्ड हैं, पोल्ट्री फीड भी नहीं है, पोल्ट्री फार्मर्स भी इस महीने के एंड में मतलब जो बड़े बड़े हैं 40-40 करोड़ के उनके नुकसान आ रहे हैं पोल्ट्री में। वो एक और ये खुलेगा अगले 2-3 हफ्तों में। सागदार को वापस लेके आए, क्रिमिनल को वापस लेके आए, उसने अपनी रुपी डॉलर पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश की, वो भी कंट्रोल नहीं हुई। मैन्युफैक्चरिंग बंद है मुल्क में। तो एक भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ये इम्प्रूवमेंट तो दूर की बात, जो वो हमारे वक्त से स्टेबल भी रख सके। मतलब कि इस इंस्टेबिलिटी की क्या वजह हो सकती है? यही है ना, हम तो हुकूमत में नहीं है, इनकी इंस्टेबिलिटी की ये वजह है। लेकिन उनको परवाह नहीं थी क्योंकि मकसद था नैब और अपने आप को बचाना, कि जिस तरीके से हर चीज़ वाज़ेह हो रही थी तो इन्हें जल्दी से सारे अमेंडमेंट्स और लॉज बदल दिए नैब के। मतलब इससे बड़ी क्या बदकिस्मती हो सकती है जो इन्हें अभी किया हुआ है मुल्क के साथ, कि हर जगह एक मनूसियत और हर जगह आप देख रहे हैं कि आवाम बिल्कुल मतलब तंग आई हुई है। मुश्किल हो गया है लोगों को जीना, मुश्किल हो गया है। मैं आपको कई ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने होप से आए थे सब वापस जा रहे हैं। रेमिटेंसेस आप देख लें, आप कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था पाकिस्तान में जो हमेशा अच्छा था। हमेशा उसमें बहुत बेहतर हो सकता था या बेहतरी आती थी, लेकिन एवरेज उसकी रिमेन ठीक होती थी। आज आप देखें कि कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी इन जनरल डाउन है, मैन्युफैक्चरिंग आपकी डाउन है, एक्सपोर्ट्स आपके नहीं है। मतलब कोई ऐसी एक इंडिकेटर दिखा दें जो बेहतर हो। एग्जैक्टली और इस वक्त तो यही है कि गुर्बत ख़त्म करने आए थे और गरीब को ख़त्म कर चुके हैं, और ये तो सबके सामने है और अब ये काफ़ी एविडेंट हो चुका है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि सिर्फ अपने केसेस ख़त्म करना मकसूद था। अब खान साहब का जो ऐलान है, मखदूम साहब सॉरी माजरत, मैं आपकी जी प्लीज़ माजरत, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। देखें, गरीब का तो बिल्कुल इनने आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जो इस कौम की जो मिस है, रिमेंबर हमारे मुल्क के जो मूवर्स एंड शेकर्स हैं वो है हमारी मिडिल क्लास, जो हमारा पावर हाउस बन सकता है। एलीट भी नहीं, मिडिल क्लास। इस सारी चीज़ में जो मिडिल क्लास का जो नुकसान होता है ना, वो एक्चुअली सबसे ज़्यादा डेट्रीमेंटल है। एग्जैक्टली वो जो मिडिल क्लास के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है सफ़ेद पोश लोग ना उस तरीके से, गरीब पे फिर भी पाकिस्तान बड़ा एक चैरिटेबल मुल्क है कोई, लेकिन जो इन पे प्रेशर आता है वो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बिल्कुल। और इस वक्त जो मिडिल क्लास जिस तरह से तबका पिसता जा रहा है, इसकी भी मिसाल नहीं मिलती। और सारी बात है कि असल मकसद तो कुछ और था। असल मकसद इमरान खान को घर भेजकर अपना NRO 2 जो है उसकी तकमील था, और अब तो पूरी कौम को समझ आ चुकी है। कम अज़ कम शायद ये एक आई ओपनर भी था, जो रही सही कसर थी वो इन्होंने पूरी कर दी है। अब ये खान साहब का जो असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान है, उसके बाद जो हुकूमती तर्जुमान है वो ये कहते फिर रहे हैं कि हम आखिरी हद तक जाएंगे, कि असम्बलियाँ तहलील ना होने दें। पता नहीं आखिरी हद क्या होगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनकी हर आखिरी हद से निपटने के लिए तैयार है इस वक्त। देखें, आखिरी हद रह क्या जाती है। पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर के ऊपर गोलियां बरसाई गई। आपके शायद सबसे बुज़ुर्ग सेनेटर एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में लेके जा रहे हैं। हर किस्म की कोशिश ने की। अभी आखिरी हद क्या रहती है? देखें, जहाँ तक पंजाब और असम्बलीज तोड़ने की बात है, डिज़ोल्व करने की बात है, ये इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। 10 ज़दारी भी आ जाए ना और पंजाब अगले 10 दिनों में भी 10 दिनों के लिए भी बैठ जाएं, ये कुछ भी नहीं कर सकते। इस वक्त हर MPA, हर दोस्त, हर एलाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है। ये जो मर्ज़ी कर लें, और एक दफ़ा ये असम्बलीज डिज़ोल्व हो गई, ये प्लीज़ ये आप बात याद रखना, इनके लिए गेम ओवर है। क्योंकि PTI एक बिल्कुल ड्राइविंग सीट में आ जाती है। जो भी सिचुएशन हो या जो भी सिनारियो हो, उसके बाद
पीटीआई उसमें आगे होगी, पीटीआई उसमें लीड लेगी, क्योंकि अगर उसमें इलेक्शंस भी आ गए, अगर केयर टेकर आ जाए 3 महीने के लिए प्रोविंस में, ये जिद पे रहे हैं कि हम फेडरल नहीं इलेक्शंस नहीं करा रहे, वहाँ आप प्रोविंस में कराएं इलेक्शंस। इस वक्त जो सूरत हाल है, स्नैपशॉट अनबायस्ड, वो पीटीआई के फेवर में है। सारे आपके बाई इलेक्शंस के इंडिकेटर्स यही दिखाते हैं कि पीटीआई भारी अक्सरियत से ये पंजाब का और केपी का इलेक्शन जीतेगी। तो इसका मतलब है कि वो असेंबलीज 5 साल के लिए होंगी। तो जब आपकी फेडरल के इलेक्शंस होंगे, जब ये मैं कहता हूँ कि ना तोड़ें, ये पूरा अपना टर्म पूरा करें, पाकिस्तान का जो मर्जी ये करें। हमारे लिए तो हर रोज़ जो जाता है हमारे लिए तो अच्छा है, इनके लिए नुकसानदेह है, लेकिन हम पाकिस्तान को सोच रहे हैं कि बात ये नहीं है कि उनका ग्राफ और भी नीचे जा रहा है और हमारा और भी ऊपर आ रहा है। बात ये कि पाकिस्तान को उसके बाद ठीक कौन कर सकेगा। Exactly. तो फिर ये आ जाएंगे इलेक्शंस जी। इलेक्शंस में गवर्नमेंट आपकी पंजाब में भी होगी, केपी में होगी, तो ऑब्वियसली जनरल इलेक्शंस आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाते हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसी बंद गली है, लग ये रहा है कि गवर्नमेंट के लिए ऑप्शंस तो बहुत कम है और आगे कुआं पीछे खाई है। और अगर अभी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस हो जाएं और फिर आप वफाकी सतह पर जनरल इलेक्शंस करवाएं, तो फिर पीटीआई की गवर्नमेंट तो पंजाब में होगी, जो कि इस वक्त एक बड़ा क्लियर लैंडस्लाइड विक्ट्री, और अभी रिसेंट इंतखाबात भी ये सब दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जुल्फी बुखारी साहब, आज़म सवाती एक बुज़ुर्ग सैनेटर है और 75 साल बुज़ुर्ग से जिस तरह का रवैया इस वक्त रखा जा रहा है, 5 रोज़ा उनका रिमांड भी मंजूर कर लिया गया है, तो इस वक्त हो क्या रहा है, आखिर हम जा किस तरफ रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर सिर्फ बयानात तक ही महदूद रहेगी या आगे भी बढ़ेगी? देखें मखदूम साहब, हम जा नहीं रहे, हम चले गए हैं उस तरफ। हम चले गए हैं उस तरफ जहां हम कभी भी नहीं सोच सकते थे कि हमारे मुल्क में कई लोग बाहर से वापस आते हैं कि जी यहाँ आएंगे, उनके बच्चे, उनके फैमिलीज़, कोई हमारा जो अखलाक है, कल्चर है, हमारा हेरिटेज है, इस्लाम है, दीन है हमारा, वो कैसी ऐसी बाउंड्रीज़ हम में और हमारे बच्चों में इंस्टिल करते हैं कि उस चीज़ के पीछे आप अपने मुल्क का ख्वाब देखते हैं, वापस आने का, यहाँ रहने का। एक फैमिली सिस्टम, फैमिली ओरिएंटेड सिस्टम है हमारे मुल्क के अंदर। आज़म स्वाति के साथ जो हुआ है वो पूरा सिस्टम तहस नहस हो गया। ये जो पूरे सिस्टम में जो पाकिस्तान का एक फाउंडेशन थी पाकिस्तान की, उसमें तहस नहस हो गई है। जो आज़म स्वाति के साथ हुआ है, मतलब मैं जितना सोचता हूँ, इट मीन्स कि हम उस लो लेवल पे गिर गए हैं, उस हद तक चले गए हैं जिसमें मुझे नहीं पता कि एक एज अ कौम हम कैसे उठते हैं वहाँ से, कि बिल्कुल ही हमने जो बाउंड्रीज़ थी, जो मैं कहता हूँ कि गैर मुसलमान और मुल्क वो भी वो बाउंड्रीज़ कभी नहीं क्रॉस करते, वो हमने बाउंड्रीज़ क्रॉस कर दी। और फिर उसके बाद जब उस इंसान ने थोड़ा सा गुस्सा दिखाया, हमारी मतलब इतनी थिन स्किन है कि हम वो थोड़ा सा गुस्सा भी हम अब्जॉर्ब नहीं कर सके। एक ज़ाहिरी बात है कि एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी अपने एहलिया के साथ उन्हें गुजारी है, बड़ी मेहनत की है पाकिस्तान के बाहर, जब वो शायद उनके हालात फाइनेंशली वो नहीं थे जो शायद अब हों, और उनमें उनका हिस्सा था, उनकी परवरिश थी बच्चों की, औरों के बच्चों की। उस मतलब जब उनकी इज़्ज़त वो समझते नहीं रही या इन्हें तबाह करने की कोशिश की, इज़्ज़त तो अल्लाह देने वाला है, लेकिन इन्हें जो कोशिश की उस इंसान पे क्या गुजरी होगी। और फिर उसको एक प्रोविंस से लेके जहाज़ों में डाल के वहाँ लेके जाना, उनके साथ एक दहशतगर्द के से ज़्यादा भी बदतर सलूक किया जाए। आप प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं? आप एक इंसान को कितना तोड़ना चाह रहे हैं? आप उसको सिर्फ उसके अंदर और नफ़रत इंस्टिल कर रहे हैं। वेयर एज बड़ापन दिखाना चाहिए था, मतलब थोड़ा सा सब्र दिखाना चाहिए था, इग्नोर करना चाहिए था, वेल लेफ्ट करना चाहिए था इस चीज़ को, कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाए मुल्क के अंदर। और ये जो एक किस्म की पोलराइजेशन या एक किस्म की हम दोनों तरफ, जहाँ अवाम एक तरफ और इस्टेब्लिशमेंट एक तरफ, वो चीज़ें थोड़ी सी क्लोज निट हो जाती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ही एक बचपना किस्म का फ़ैसले लिए गए और उसकी वजह से आज़म स्वाति साहब इस वक्त
बड़ी तकलीफ़ में है, उनकी पूरी फैमिली तकलीफ़ में, उनके बच्चे बाहर हैं, उनकी ख़वातीन सारी बाहर हैं, वो उनसे बात करती हैं जी, पैनिक अटैक्स उनको हो रहे हैं, वो रो रहे हैं कि बेटा यहाँ मेहनत कर रहे हैं दिन रात के कुछ हो सके। हम किस बनाना रिपब्लिक हमने पाकिस्तान को बना दिया। ऑनेस्टली उनकी जो चीज़ है, मैं कहता हूँ कि सबसे इस पूरे 9-10 महीनों में जो सबसे खौफनाक चीज़ है जो आज़म सादिक साहब के साथ हुआ। बिल्कुल, और जुल्म पर किसी को गुस्सा नहीं आ रहा, लेकिन जब किसी के साथ होता है और वो उस पर रिएक्ट करता है तो उस पर फिर मज़ीद गुस्सा आ जाता है और फिर उस पर कानून हरकत में आ जाता है। लेकिन जो जुल्म हो रहा है उस पर सबको सांप सूंघा हुआ है। जुल्फी बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जुल्फी बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जुल्फी बुखारी साहब, इस वक्त नून लीग में एक बयानिया जोर पकड़ रहा है और गालिबन डूबती हुई सियासत जो है उसे बचाने के लिए वो नवाज शरीफ जो दवाई लेने गए थे और पाकिस्तान नहीं आ सकते लेकिन यूरोप की यात्रा पर जा सकते हैं, वहाँ पर काउबॉय हैट्स पहनकर बेहतरीन खाने इंजॉय कर सकते हैं। शायद अब उनकी तबीयत ठीक होने वाली है और NRO 2 की तकमील भी इसी ज़िमन का हिस्सा होगी, क्योंकि जरदारी साहब भी कह चुके हैं कि खान साहब की नाअहली और गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो कहीं ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली तो नहीं होने वाली? मैंने जी पहले बोला हुआ था कि ये इनकी जो मेन कोशिश होगी वो होगी कि खान साहब को नाअहल करने, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अवाम में और जोश आ जाएगा, PTI और खान साहब का ग्राफ और ऊपर चला जाएगा, रिजल्ट्स इलेक्शन के और भी बेहतरीन हो जाएंगे PTI के लिए, फिर उसके बाद चेंजेस वापस हम कर सकते हैं। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की बात है, देखें बात वही है जहाँ से हमने शो शुरू किया था कि जो नैब में अमेंडमेंट्स आई हुई हैं वो आई हुई हैं सिर्फ कि इन लोगों को, ये नवाज शरीफ को और बाकियों को बचा सकें, और जो ही ये अमेंडमेंट्स आ जाएं इनका केस भी फिर उसके मुताबिक उसको ख़राब हो जाता है। तो ज़ाहिर बात है कि जब उनको तसल्ली होगी कि वो वापस आके सीधा जेल नहीं जाएंगे तो उनकी प्लेटलेट्स भी ठीक हो जाएंगी, उनकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी, वो जिस यूरोपियन मुल्क में हैं वो वहाँ से भी वापस आके लंदन जाके पाकिस्तान आ जाएंगे। और गेम प्लान सारा यही था पहले दिन से, और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि ये सारा नैब को कैसे आप बेसिकली इम्पोर्टेंट बना दें, नैब को बिल्कुल ही एक रह जाए एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर कोई कार्रवाई या काम हो ना सके। बिल्कुल, और ज़ाहिरी बात है कि NRO 2 की तकमील यही होगी। अब अगर आपको लगता है कि खान साहब को जिस तरह से, चूँकि सियासत के वो बहुत बड़े खिलाड़ी ख़ुद को कहते हैं, आसिफ अली जरदारी, तो उन्होंने तो कहा है कि इलेक्शन से पहले खान साहब गिरफ़्तार भी हो सकते हैं और नैब के ज़रिए इमरान खान की गिरफ़्तारी, यानी वो जो एहतसाब का बयानिया है वो भी हिट कर दिया जाए। क्या इतना आसान होगा इमरान खान को गिरफ्तार करना? क्योंकि अभी तक बहुत सी कोशिशें हो चुकी हैं पिछले 7 महीने में, 1-2 दफ़ा तो हम भी बनी गाला गए, तो रातों रात तो आवाम जो है वो जिस तरह से रिएक्ट करती है, तो क्या मुमकिन हो पाएगा? ना अहल तो चले ये करेंगे तो वो उल्टा पड़ जाएगा, गिरफ्तार करना पॉसिबल हो सकता है? देखें, गिरफ्तारी का इन्होंने कुछ तो बनाना होगा ना। अब हर चीज़ इनकी फेल हुई है। इन्होंने लॉन्च किया वो बंदा दुबई में, जो भी नाम है उसका, वो उसको लेने के देने पड़ गए। उसको पता नहीं किस चीज़ पे ब्लैकमेल किया या कौन सी उसको पता नहीं सब्ज़ बाग दिखाए थे कि वो आ गया बगैर किसी रिसीट के, बगैर किसी प्रूफ के, और इतना बड़ा वो एक स्टोरी और कहानी बना के, और निकला कुछ भी नहीं। वहाँ भी वो उसके ऊपर मुकदमा हो चुका है। बल्कि मैं आपके शो पे ये भी बता दूं कि जिस प्रिंस, जिस रॉयल फैमिली के साथ वो काम भी वहाँ जो भी थोड़ा बहुत करता था, उन्होंने भी उसको ऑफिस में आने से रोक दिया। तो बहुत बड़ी खबर ये हो गया हालात। और तो इसलिए मैं सोचूं कि वो भी कैसे तैयार हो गया था टीवी पे आने के कि जी वो वहाँ से भी उस ऑफिस से निकाला गया और उसको आने नहीं दिया उस ऑफिस के अंदर। क्योंकि रॉयल फैमिली ने भी बड़ी ऑब्जेक्शन इस पर उठाई है कि तुमने किया क्या इस चीज़ पे। तो वो वहाँ भी अभी दफ्तर नहीं जाता। तो ये सारी चीज़ें इनने कोशिश की है। अब वो खान साहब को नैब में बुलाएं तो कितना फ़नी सीन होगा। वो उनसे पूछेंगे क्या,
मतलब उनके पास कुछ, किस चीज़ पे उनको पूछेंगे कि आपने एक बेहतरीन अलकादा यूनिवर्सिटी क्यों दी पाकिस्तान को, कि जी आपने जो आपके कानून के दायरे में जो होता है तोशा खाना का, आपने वो ख़रीद के आपने अपनी मालकियत क्यों बेची। मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने अपनी ज़मीन क्यों बेची या आपने कोई पहले कोई फ्लैट क्यों बेचा। तो क्या पूछेंगे, होगी अगर बुलाएंगे भी 2 मिनट की मीटिंग होगी, फिर विकेट्स की बात करेंगे कि जी ऑस्ट्रेलिया में ऐसी विकेट्स हैं और आपकी ये इनिंग्स है, आपकी वो टेस्ट इनिंग्स और वगैरह, और तो कुछ बात करने के लिए रह नहीं जाएगा। और जहाँ तक बात है अरेस्ट की, देखें ये आसिफ अली ज़रदारी तो अब आप देख रहे हैं उनकी सियासत कहाँ तक चली गई है, वो बिल्कुल महदूद हो गए हैं, वो भी इंटीरियर सिंध के भी एक कोने में, और वो भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि खान साहब ने आज जुल्फी बुखारी साहब ट्वीट किया है जरदारी साहब के लिए भी कि सिंध को आज़ादी दिलवाई जाएगी जरदारी माफिया से। तो जरदारी साहब तो पंजाब में नून लीग को टेक ओवर करना चाहते थे, तो इस पूरे रिजीम चेंज ऑपरेशन में बेनिफिशरी बनना चाहते थे कि सब हार जाएंगे, एंड पे वही बचेंगे। तो कहीं अब उन्हें सिंध के लाले तो नहीं पड़ने वाले, क्योंकि खान साहब की ट्वीट से मुझे लग रहा है कि अब उनका अगला निशाना जो है वो जरदारी और सिंध होंगे। देखें अपने बच्चे की इंटर्नशिप के पीछे इनने ये सारी चीज़ें की, वो भी इंटर्नशिप इतनी बुरी उनके लिए पड़ रही है कि उस बेचारे ने भी 10 महीने में कुछ भी नहीं कर पाया, और ना कोई बस अपनी वर्क एक्सपीरियंस। ये होता है जब आप सीवी में झूठ बोलते हैं ना, जब सीवी में आप झूठ बोलते हैं तो फिर काम जब मिलता है तो फिर बंदा कुछ नहीं कर पाता। तो लगता है कि सीवी में काफ़ी झूठ बोले गए थे इंटर्नशिप के लिए। इससे ज़्यादा इंसल्टिंग क्या है कि उसको ऊपर रख दिया फॉरेन मिनिस्टर, फिर क्योंकि उसको किसी चीज़ की समझ नहीं है। उसने, आप मुझे कोई बिलावल ज़रदारी का एक कोई स्टेटमेंट 10 महीने में निकाल के दे दें जो एक इम्पैक्टफुल फॉरेन पॉलिसी के ऊपर स्टेटमेंट होता है, एक कोई निकाल के देख लें। इसलिए फिर उसके नीचे रखा स्टेट मिनिस्टर के, वो बेचारी तो कोई काम करे और मिनिस्ट्री को चलाए, क्योंकि इस बेचारे से इसको तो पता ही नहीं है कि क्या करना है। अब मैं आपको ये कहूँ कि आसिफ ज़रदारी खैर मनाए, जिस दिन हुकूमत प्रोविंसेस की ख़त्म हो जाएगी और ख़ान साहब के पास थोड़ा सा टाइम होगा, बेहतर हो जाएंगे, चल सकेंगे, और जिस दिन इनने अपनी रुख की सिंध की तरफ, ख़ान साहब को हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा नहीं चाहिए होगा सिंध में आसिफ अली ज़रदारी को वहाँ से भगाने के लिए। सिंध बिल्कुल PTI पूरा हो जाएगा, और ख़ान साहब पूरे सिंध में आप देखेंगे कि वो बहुत जल्द वो प्लान भी कर रहे हैं सिंध की टीम के साथ, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सिंध में वो कैसे तब्दीली लेके आते हैं। जुल्फी बुखारी साहब, एंड पे एक कमेंट लेना चाहूँगा। आप चूँकि अब सियासत में के अंदर थोड़ा सा महदूद, आप सियासत में चूँकि बराह रास्त अब एंट्री भी आपकी होने वाली है अगले इंतखाबात में, और आपने अपनी दोहरी शहरियत जो है वो भी छोड़ी, तो आप कॉन्टेस्ट करना चाह रहे हैं इलेक्शन, लेकिन वहाँ पर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में और भी लोग हैं जो शायद टिकट चाहते हैं। तो क्या आपके अपने हल्के में PTI जो है वो सेम पेज पे है, सेम ग्राउंड पे है? देखें, हर हल्के की अपनी डायनामिक्स होती हैं। हमेशा आप शुरू नहीं करते एक ही पेज पे, लेकिन इंशाल्लाह जो भी PTI की बेहतरी के हो और फिर उस वक्त मैच्योरिटी के साथ आप एक पेज पे आ जाते हैं। जो अगर ना आए तो वो एक अलग बात है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि मैंने तो अपना माइंड मेड अप किया हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने हल्के से भी बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस आ रहा है, और मैंने जो अपनी ड्यूल नेशनैलिटी दी है वो अपने अटक की आवाम के लिए दी है, और वहीं मेरा फोकस है, और इंशाल्लाह वहीं से इलेक्शन लड़ूंगा, चाहे जो भी हो जाए। आप अटक से ही इलेक्शन लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जुल्फी बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद होगा पोस्टमार्टम। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वक्त हुआ है पोस्टमार्टम का। नाज़रीन किराम, महंगाई मुकाओ मार्च करके आने वाली हुकूमत इक़्तिदार के 7 माह के अंदर 700 बार U-टर्न्स ले चुकी है। अवाम को महंगाई से निजात दिलाने से लेकर पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बनाने तक कोई एक दावा हकीकत साबित करने में
शहबाज शरीफ बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। महंगाई, डॉलर, खाने पीने की अशिया की कीमतें, लॉ एंड ऑर्डर और गवर्नेंस की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क दिन ब दिन संगीन होता जा रहा है और नौबत यहां तक आ गई है कि तारीख में पहली बार वजारत खजाना और वजारत IT की जानिब से अदायगियां करने की यकीन दहानियों के बावजूद गूगल ने करियर पेड ऐप्स में पाकिस्तान को मुअत्तल कर दिया है, जिसके बाद गूगल प्ले स्टोर पर क्रेडिट कार्ड से अदायगियों वाली ऐप्स मौजूद रहेंगी। गूगल अब हुकूमत की जानिब से अदायगियों के बाद अपनी सर्विस बहाल करेगा। मईशत बहुत ही मुश्किल दौराहे पर आ चुकी है। आलमी मार्केट में पाकिस्तानी बॉन्ड्स की कदर तकरीबन खत्म होती जा रही है। हमारे इंटरनेशनल बॉन्ड्स का 1/3 दाम में भी कोई खरीदार दूर दूर तक नहीं मिलता। PDM हुकूमत के साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने एक अखबार में अपने लिखे गए आर्टिकल में इस खदशार कर दिया है कि पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क खतरनाक सतह पर है। ये मिफ्ताह इस्माइल साहब वो थे जो दावा करते थे कि शहबाज शरीफ हुकूमत के आते ही स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाएगी, जिसने शेयर्स खरीदने हैं खरीद ले। आज कहते हैं पाकिस्तान की मईशत डिफॉल्ट रिस्क पर है। इनके बाद इसहाक डार वजीर खजाना बने। उन्होंने आकर पाकिस्तान में मुआशी इनकलाब बर्पा करने के दावे किए, लेकिन आज वो बजाय अपनी कारकर्दगी अवाम को बताने के साबिक वजीर खजाना पर ही इल्जाम तराशी कर रहे हैं। एक तरफ साबिक और मौजूदा वजीर खजाना आपस में दस्तों गिरेबां हैं, तो दूसरी जानिब हुकूमत के इत्तेहादी भी उनसे खुश नहीं, बल्कि वो भी इमरान खान को ही याद कर रहे हैं। तीसरी जानिब खबरें ये भी आ रही हैं कि PDM में कई MNAs और MPAs उड़ने को तैयार बैठे हैं। हालात इतने खराब हैं कि ना वो अवाम में जा सकते हैं और ना ही अपने हल्के में, और अगर मजीद इस हुकूमत का बोझ उठाया तो उनकी सियासत भी लोटों जैसी हो जाएगी। हुकूमत इलेक्शन का रिस्क लेना नहीं चाहती। 75% से ज्यादा अवाम इलेक्शन की डिमांड कर रही है और दूसरी जानिब मुल्क की मईशत किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही। इस वक्त जो सूरत हाल PDM की है उस पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ये बात सादिक आती है। नाज़रीन इकराम, जब तरजीहात मुल्क के बजाय जाती मफादात हों तो फिर ऐसे वाक़यात का रोनुमा होना कोई अचंभे की बात नहीं। माजी में एक दूसरे के दस्तों गिरेबा होने वाली जमातें आज बज़ाहिर मुत्तहिद होने की कोशिश तो करती नजर आ रही हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। होना कुछ यूं ही है। अब देखें कि अब ये नारा दोबारा हम कब सुनेंगे कि जरदारी इमरान भाई भाई। मखदूम साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। हमारा एक कारोबार नहीं है भाई, हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं, ये फर्क है। हमारा ये कारोबार है, हम अपना कारोबारी नुकसान में नहीं करूंगा। अभी फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। हमारा एक कारोबार नहीं है भाई, हमारा ये कारोबार है, हम अपना कारोबारी नुकसान में नहीं करूंगा। हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं। फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म, फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं, ये फर्क है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।